अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे सर्कुलर डेट के हवाले से। बुनियादी तौर पर इसकी क्या तारीफ है, ये गर्दिशी कर्जा होता क्या है और ये क्यों पैदा होता है, इसकी क्या बुनियादी वजूहात होती हैं और क्यों इसमें इजाफा होता है। हम ये चाहते हैं कि आप आवाम इसको ज़रा समझें कि इसकी वजह से फिर हमें क्या नुकसान होता है। जब डॉलर की कीमत ऊपर जाती है तो हमें मज़ीद जो है वो जो पेमेंट्स हैं उसमें इजाफा हो जाता है, और जब डॉलर की कीमत नीचे होती है तो फिर हमें, चूँकि हम डॉलर्स में पे करते हैं, तो उसमें जो है वो बेहतरी देखने में आती है। अभी गवर्नमेंट ने जो क्रैकडाउन स्टार्ट किया, हमने देखा कि फिर बिजली और डॉलर माफिया के खिलाफ जो ऑपरेशंस किए गए उसमें सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो गई और डॉलर की कीमत जो है वो काफ़ी नीचे आई है। ये सारे मसाइल जो हैं वो हमें क्यों दरपेश रहते हैं, इन मसाइल का हल क्या है, किस तरह से इनसे जान छुड़वाई जा सकती है। और फिर जब बिजली की हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑप्शन में उन्होंने रखी हुई हैं, और एक कुछ ये भी मौजूद है कि आईपीपीज़ के साथ रीनिगोशिएट किया जाएगा, और कुछ कंपनीज़ को जैसे डॉलर में पेमेंट्स होती हैं वहाँ पर भी मुख्तलिफ ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जाएगा। और बुनियादी जो वजूहात हैं वो लाइन लॉसेस की हैं और जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं उनकी हैं। असल हकीकत क्या है, हम प्रोग्राम के पहले समय इस पर बात करेंगे। और मेरे साथ जो एनालिस्ट मौजूद हैं उनका मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ हाफिज़ ताहिर खलील साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। उनके साथ रशीद साफ़ी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, अभी सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। और हुमायूं खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ये गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन फ़ोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं अरशद एच अब्बासी साहब। और अरशद एच अब्बासी साहब जो हैं ये एनर्जी एंड पावर सेक्टर एक्सपर्ट हैं, और इसके साथ ही एनर्जी एक्सीलेंस जो सेंटर्स नस्ट यूनिवर्सिटी में, पेशावर यूनिवर्सिटीज़ में बनाए गए, ये उसके फाउंडर भी हैं। ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें ये सारी टेक्निकलिटीज़ जो हैं वो अरशद साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आप तमाम लोगों की इजाज़त से मैं चाहती हूँ कि अरशद साहब से हम आगाज़ भी कर लें। सर, मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन हमारे पास एक पैकेज मौजूद है जिससे हमें ये मालूम होगा कि ये सर्कुलर डेट क्या होता है और इस वक्त हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, रियल सिचुएशन क्या है। ये पैकेज देखिएगा, इसके बाद वापस आते हैं। गर्दिशी कर्जों का ताल्लुक इस सब्सिडी से है जो हुकूमत बिजली के सारिफीन को देती है। बिजली फराहम करने वाली कंपनियां जब सारिफीन से बिल वसूल नहीं कर पाती, इस सूरत में इनके पास तेल फराहम करने वालों के बिल अदा करने के लिए फंड्स नहीं होते। ना ही तेल सप्लाई करने वालों के पास इतने फंड्स होते हैं कि वो अपने सप्लायर्स के बिल अदा कर सकें, और इसी तरह ये सिलसिला दरामद कुनिंदगान तक जाता है। इस मकसद के लिए हासिल किए गए कर्ज दर कर्ज को गर्दिशी कर्ज कहा जाता है। पाकिस्तान में गर्दिशी कर्जे पॉलिसी साज इदारों के लिए मुसलसल दर्दे सर रहे हैं। माली साल 2013 में सर्कुलर डेट 450 अरब रुपए था, जो कि 2018 में 1148 अरब रुपए, जबकि मार्च 2022 तक तकरीबन 2400 अरब रुपए तक पहुंच चुका था। माली साल 2022-23 के दौरान गर्दिशी कर्जों में तकरीबन 790 अरब रुपए का इजाफा हुआ। माली साल 2022-23 के आगाज पर गर्दिशी कर्ज तकरीबन 2250 अरब रुपए के लगभग था, जो कि माली साल 2022-23 के इख्तिताम पर बढ़कर 2310 अरब रुपए हो चुका है। बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बावजूद गर्दिशी कर्ज कम नहीं हो सका, जिसकी बड़ी वजह तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात पर काबू पाने में डिस्कोज की नाकामी है। निगरान वफाकी वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने बिजली चोरी के खिलाफ मरबूत और सख्त हिकमत अमली के अज़्म का इजहार किया है। बिजली की तकसीम कार कंपनियों को लाइन लॉसेज में कमी के लिए तकनीकी और सनती बुनियादों पर इकदाम किए जाएंगे। ये पैकेज आपने देखा, मैं अरशद साहब की तरफ ही डायरेक्ट जाऊंगी। सर, इस रिपोर्ट में कुछ चीज़ें बड़े आसान अल्फाज में समझाई गई हैं। मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि ये जो सर्कुलर डेट है इसका हम इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है बड़ी ख़राब है, लेकिन गवर्नमेंट में ने जो क्रैकडाउन किया है और कोशिश की है कि इन सारी चीज़ों को संभाला दिया जाए, इस गर्दिशी कर्जे के बढ़ने की वजूहात क्या होती हैं आपकी नज़र में? क्यों इतना ज़्यादा ये गर्दिशी कर्जा बढ़ जाता है, और अब अगर डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है तो उससे कितना फ़ायदा हो रहा है हमें? नाहिद, बड़ी अच्छी आपने इंट्रोडक्शन दी है और पैकेज भी आपका अच्छा था। एक बात अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान में 1990 तक इस तरह का कोई गर्दिशी कर्जा हमारे पावर सेक्टर में नहीं था, जब अकेला एक ही डिपार्टमेंट था वापडा। वो ना कोई डिस्कोस थी, ना कोई एनटीडीसी थी,
और फिर सबसे बड़ी बात है कि हम हाइड्रो पावर को पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तकरीबन 70% बिजली हमारी बंगला, तरबेला, गाजीपुर और इसी डैमों से बनती थी और डिस्ट्रीब्यूट होती थी। फिर आपने सुना होगा कि माशाल्लाह वो आईपीपीज आ गए। जब आईपीपीज आए तो ये आपने जो बात की है कि डॉलर के साथ इंटीग्रेटेड है, ये बात भी ठीक है। और दूसरी बात, चूंकि मैं 2 साल में नैब में भी रहा हूँ इसी पे एज एन एक्सपर्ट एंड एडवाइजर, हमारे पाकिस्तान में किसी ने उन एग्रीमेंट में ये पढ़ा ही नहीं है कि देखें ये इसमें लिखा क्या है। ठीक है। अगर एक ही हम काम करते, पढ़ लेते कि भाई उनको जो अदायगी है वो डॉलर्स में नहीं होगी, पाक रुपीज में होती, तो शायद ये गर्दिशी कर्जा इतना ना होता। ये इस हद तक बढ़ गया है, जैसे आपने फिगर दी 2600 अरब है। और ये 2600 अरब, एक मैंने लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर को, एक रिपोर्ट की 2021 में, मैंने कहा कि देखें ये पाकिस्तान की इकानमी को मेक अ ब्रेक ये करेगा और इससे डिटर्मिनेशन होगी कि पाकिस्तान की इकानमी कहाँ गई। और एग्जैक्टली वही हुआ। वो लेटर जो है वो रिपोर्ट जो है नेट पर एक्सेसिबल है। लेकिन एक बात एक और भी क्या कहूंगा जो कि इस पैकेज में थोड़ी मिस हो गई थी, बड़ी अच्छी मेहनत की है। जब पैदावारी लागत ज्यादा हो जाए, यानी बिजली बने एलएनजी से, कोयले से और फर्नेस ऑयल से बिजली महंगी बने, आगे गवर्नमेंट सब्सिडी दे, लोगों की सकत ना हो बिल देने की, तो फिर क्या होगा? फिर सरको डेट बढ़ गया। अब ये हुआ ये है कि जब ये इवन जो सीपैक भी आया है, इसमें हमने कोयले के 4-5 प्लांट लगाए इस ठीक है। नजर से कि जी कोयला लगेगा जिस तरह इंडिया में है 2,10,000 मेगावाट खाली उनका कोयले से बिजली बनती है। लेकिन हमने यहाँ पे जो डोमेस्टिक कोयला उसके हिसाब से प्लांट डिजाइन नहीं थे। हम लेके आते थे, अभी भी लेके आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका से, इंडोनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से। उससे ये जो कोयले के प्लांट हैं सीपैक के, हालांकि मैं गवर्नमेंट ऑफ चाइना का एडवाइजर भी रहा हूँ, वहां भी हमें पता लग गया था और हमने कन्वे भी किया कि देखें बात ये है कि ये जो कोयले से बनेंगे, जो जिसके लिए आप चाह रहे हैं कि पैदावारी लागत कम हो, ये बढ़ेगी। ठीक है। पैदावारी लागत वो भी बढ़ गई। सही। एलएनजी के मतलब जो बड़ा आपने सुना, कितनी बातें हुई, ये हुई, उस पे भी अभी भी पॉलिसी ब्रीफ है कि देखें आप ये काम ना करें, इसके बजाय हाइड्रो पावर पे करें, वरना पैदावारी लागत आपकी बहुत ज्यादा है। ट्रू। इस आज सबसे ज्यादा जो बिजली बनती है वो बनती है एलएनजी से। तो जब पैदावारी ज्यादा हो, यानी कि वो उसकी लागत ही ज्यादा हो, जब जी। बिजली ये पावर प्लांट महंगे बनाए, हाँ। सस्ते गवर्नमेंट कैसे बेच सकती है? एक ठीक। तो बात ये होगी। दूसरी एक बात आपने बड़ी अच्छी की, लाइन लॉसेस की। देखिए हमारे लाइन लॉसेस क्या है? यानी चोरी भी है और कुछ टेक्निकल लॉसेस भी हैं। जैसे आप इस्लामाबाद में भी देखें तो हमारा, मैं ये कहता हूँ, हमने दुनिया में बड़ी जगह पे काम किया कि एक एक मरले के वो ट्रांसफार्मर होता है, ये दुनिया में अब ऐसा नहीं है। ठीक है। 1-1.5% तो यहीं पे होते हैं। हमारे लाइन लॉसेस 560 अरब के नजदीक चले गए। काश अगर पहले आप राब्ता करते तो मैं आपको बताता कि 2014-2015 में लाइन लॉसेस की 1000 सब डिवीजन की मैपिंग की थी। उस सेक्रेटरी को कहा था कि ये हम ऐसे है कि हम इनको आधा कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह अभी भी कोई तकरीबन 6 माह पहले एक और लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि आपने माशाल्लाह कहा है कि प्रोग्राम बिल्कुल मेरिट पे होगा और मैथमेटिक्स पे होगा, क्योंकि जो पावर सेक्टर है ये मैथ की तरह है, यानी एक हिसाब किताब 2+2=4 की तरह, अगर आप यूं करना चाहें, अगर हिसाब करना चाहें। ठीक है। अब देखिए एक बात है कि अभी इनको ये कहा था जिस तरह मोबाइल आपके डेफिनेटली आपके पास स्मार्ट मोबाइल होगा, तो अब ऐसे है कि तकरीबन 15 साल हो गए पूरी दुनिया में लाइन लॉसेस बिल्कुल आपके मोबाइल फोन पे आ जाते हैं कि किस जगह पे चोरी हो रही है, किस जगह पे कोई कुंडा अच्छा। लगा हुआ, किस जगह दरख्त गिर गया। मेरी बात सुन लीजिए जरा। जी जी। लाहौर में, यूएसए में, पुराने लाहौर में ये एक्सपेरिमेंट भी किया और वहाँ लाइन लॉसेस से तकरीबन 38% उसको 4% पे लेके आ। अब इस टेक्नोलॉजी को भी हमने यहाँ इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, और ये इस तरह नहीं कि इसमें गवर्नमेंट पाकिस्तान को पैसे देने थे। वो चाइनीज कंपनी ने ये कहा है कि 580 बिलियन है या 560 अरब है, हम आधे पैसे आधा कर देते हैं, आधा हम ले लेंगे और 10 साल के अंदर पाकिस्तान को हवाले कर देंगे। अभी जो लाइन लॉसेस 22% से 23% है, हम इसको 2% पे लेके आएंगे। ठीक है। अब आ जाती है क्रैकडाउन की। देखिए मैडम एक बात बताऊं आपके साथ, ये काबिल कदर काफी भी बैठे हैं,
एक बात सोचता है, मैं सिविल सर्विस अकेडमी में कहीं पढ़ाने भी जाता हूँ इसी सेक्टर को, बात सारी चीजें वहीं पे है, सेक्रेटरी भी वहीं पे है, जिसको उसके सीओ भी वही है। मैं और आप ये बात पूछ सकते हैं कि ये बताइए आप पहले कहाँ पे थे, पहले क्या आप सोए हुए थे, पहले आपने एक्शन क्यों नहीं किया, किसी का इंतजार कर रहे थे? ये तो अच्छी बात है। पिंडी में मेरे ख्याल में, अच्छा अब्बासी साहब लेकिन सर, अब देखें निगरान सेटअप है, जाहिर है उसमें ये सारे हमें क्रैकडाउन और ये सारा एक्शन नज़र आ रहा है। अभी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं आपकी एक्सपर्टीज से, अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है और इसका हल क्या है, करना क्या है, क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए मैडम बात ये है कि कोई भी हल फट करें आपके प्रोग्राम में इसमें बता भी दिया जाए तो पूरी तौर के ऊपर नहीं होगा, लेकिन एक मैं आपको बात बताऊं, जी आपके साथ साहबी भी सुन रहे हैं और मैं 2-3 टीवी प्रोग्राम में कह चुका हूँ। देखिए ना, ये काम पाकिस्तान में पावर सेक्टर का जिसने पाकिस्तान को डुबो दिया है। देखिए 15 बिलियन रुपए के लिए IMF ने हमें नाकों को, वो कहते हैं ना, लोहे के चने चुबा दिए। ना गुलबाशन ने किया, ना नेतन्याहू ने किया, ना मोदी ने किया। ये अगर मुझसे पूछते हैं तो जब मैं नैब में था, एक बंदे के अलावा मैंने कोई क्लीन हैंड नहीं देखा। असल इश्यू है सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी। अगर हम सही अकाउंटेबिलिटी करें कि ठीक है। ये किन लोगों ने किया है, ये बात हकीकत है। देखिए आपके घर में भी कोई ना कोई मुलाजम होगा, वो साफ साफ वसूल देती होंगी। हम जब तक ये सिस्टम नहीं करेंगे, लेकिन नॉट नैब, एक प्रोफेशनल, कि आपने क्या काम किया, कितने पैसे ठीक आए। है, नंबर 1 अकाउंटेबिलिटी आप कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है। अकाउंटेबिलिटी। और दूसरा ये है कि जिस तरह हमने काम किया, कोलंबिया आपने नाम सुना होगा, इस तरह इंडिया में क्या है कि हमने यहाँ पे स्मार्ट ग्रिड इंट्रोड्यूस करानी है। कि ये टेक्नोलॉजी है जिसके लिए लेटर में को लिखा था कि भाई देखें, आपने कोई 4 आने भी नहीं देने, गवर्नमेंट ने पैसे नहीं देने, ये 560 को हम 6 मास में हम आधे कर लेंगे एटलीस्ट। देखिए ये अब जाहिर है कि वो लंबी छोटी टेक्निकल बातें हैं, ना आपको ये ना आप ये सब दूसरे श्रोता को समझ आएंगी। सही। देखिए मसला है कि डिसीजन करना गवर्नमेंट का काम है, एक बात। दूसरी बात ये है, मैं एक बात बड़े जोर से कहूंगा इससे आगे, कि ये जिसने कहा ना कि कैपेसिटी पेमेंट कम नहीं हो सकती, वो सरासर झूठ बोलता है, गलत कह रहा है। कैपेसिटी पेमेंट वो है कि हमारे पास तकरीबन कैपेसिटी है 48,000 मेगावाट की, हम आगे ट्रांसफर नहीं कर पा रहे 27,000 मेगावाट। ठीक है। बाकी जो लगी हुई है, देखिए पॉलिटिकल स्लोगन होते हैं कि जी देखिए हमने इतने पावर प्लांट ऐड कर दिए, हमने जो है ना लोड शेडिंग खत्म कर दी। कोई बंदा हम पाकिस्तान में पूछने वाला नहीं है कि हुजूर आपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी ठीक करना था, आपने ट्रांसमिशन भी ठीक करनी थी। ये 3 पिलर है, 3 स्पून है बिजली की पावर के। सही। एक है पावर जनरेशन, जैसे IPP है, तरवेला डैम है, ये वाले हो गए। एक है ट्रांसमिशन और एक है डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीनों को ठीक करने थे, तीनों को इकट्ठा लेके आते, ठीक है, के बाद बनती है। और नाहिद एक और बात बताओ, हमारे साथ हमसाया मुल्क है, 4,30,000 मेगावाट वहां की कैपेसिटी है, वो सुपर पावर बन गया एनर्जी की वजह से। ये वो इंजन है। लेकिन सर बाकी एनालिस्ट को भी मुझे शर्ना है, उनकी भी हम इनपुट ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया अरशद अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद थे, बता रहे थे जरा थोड़ा टेक्निकली जो बड़ी तफसील से भाई साहब ने बड़ी डिटेल पस मंजर बता दिया है इसका। लेकिन नाहिद असल मसला ये है कि मसाइल तो मौजूद हैं और मसाइल की निशानदेही वक्तन फ़वक्तन होती भी रहती है। असल बात यह है कि मसाइल को हल करने के लिए क्या किया जा रहा है, क्या इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं। देखिए बिजली की चोरी को रोकना, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में को मुस्तहकम बनाना, महंगाई की कमी और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए महंगाई की कमी कह दिया आपने, काश ऐसा हो जाए। महंगाई में इजाफे में कमी, हाँ जी, असल में महंगाई में इजाफे में कमी और गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग के इक़दाम, ये तमाम एक जामे इस्लाहाती अमल और इस्लाहाती एजेंडे का मुतकाज़ी है। और हुकूमत, ये अच्छी बात है कि केयर टेकर हुकूमत इस जानिब बढ़ रही है और उसने जो इक़दाम तजवीज़ किए हैं बिजली की चोरी रोकने, देखें ये आप बिजली की चोरी आप देख लें कि उसमें शरह देख लें कि उन शहरों के मुकाबले में जो निस्बतन पसमानदा हैं, हाँ जी, वहाँ बिजली की चोरी कम हो रही है। लेकिन जो ऐसे शहर जो खानदगी की शरह में 50% से ज़्यादा वहाँ खानदगी की शरह है,
मर्दान है, शिकारपुर है, डेरा इस्माइल खान है, बकर है, ये सब वो इलाके हैं जहाँ पर खानगी की शरह मुनासिब है, 50% के लगभग है। लेकिन वहाँ बिजली की चोरी ज़्यादा हो रही है। एक तो यह है कि बिजली की चोरी रोकना, उसके लिए कर क्या रहे हैं, उसके लिए देखें क्रैकडाउन भी हो रहा है, और इसके साथ साथ इसके जो जामे इस्लाहाती एजेंडा तजवीज़ हुआ है उसमें डिस्कोस की जो है निजकारी हो रही है। उसमें ये कहा जा रहा है, अब तजवीज़ ये किया जा रहा है कि जितनी भी डिस्कोस यहाँ पे कंपनियाँ हैं इनको प्राइवेटाइज किया जाए, ताकि बिजली जिस इलाके में जितनी भी खर्च हो रही है उसी इलाके से उतनी रिकवरी भी होनी चाहिए। क्योंकि रिकवरी, एक तो रिकवरी का बड़ा इशू है कि रिकवरी नहीं होती। दूसरा यह है, जिस तरह बता रहे थे अब्बासी साहब भी, कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन बड़ी बोसीदा है। एक जो इसमें बड़ा इजाफे का सबब है वो आबादी में इजाफा है। बेहंगम आबादी बढ़ रही है, जिसकी वजह से महंगी बिजली जो है, जब आबादी बढ़ती है तो मुआशी सरगर्मियाँ भी बढ़ती हैं, जबकि हमारी एक्सपोर्ट कम है उसके मुकाबले में। अब हमें अपनी मुआशी सरगर्मियों में इजाफे के लिए बिजली की ज़रूरत है, लेकिन महंगी बिजली की वजह से मुआशी सरगर्मियों में इजाफा बड़े उसमें मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो अब यह है कि एक तो उसके लिए ये मरबूत कोशिशें हो रही हैं कि जहाँ हमने बिजली के निर्खों में कमी लानी है, उसके लिए ज़रूरी यह है कि बिजली की पैदावार में इजाफा किया जाए, और IPPs के साथ जो रेट हमारे चल रहे हैं उस पर नजरसानी की जाए, क्योंकि ये सारा काम हो रहा है डॉलर की सतह का। और अब जबकि हमने डॉलर की स्मगलिंग रोकी है और डॉलर के गैर कानूनी इनखला को रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए हैं, आप देख रहे हैं कि उसके लिए 1 महीने से भी कम अरसे में कि डॉलर की शरह जो है वो कम हुई है और उसके मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा हुआ है। तो अगर हम ये इक़दामात मुसलसल जारी रखेंगे तो इससे ओपन मार्केट में इस्तेहकाम आएगा, हमारा मुआशी इस्तेहकाम आएगा, और SIFC के तहत जो हमने जो शोबे मुंतखब किए हैं उसमें देखें, अब सऊदी अरब और खलीजी मुल्कों की तरफ से $6 बिलियन सरमायाकारी का जो है उनके प्लेजेस आ गए हैं। ठीक है। अब ये वो इक़दामात हैं जिनके नतीजे में हम समझते हैं कि अगर इन इक़दामात को जारी रखा जाए तो न सिर्फ महंगाई की शरह में कमी आएगी बल्कि हम बिजली के निर्खों में भी कमी ला सकते हैं। ठीक है। अच्छा साफ़ी साहब, इसका इंदिया तो गवर्नमेंट ने पहले ही दिया था, तकरीबन 2-2.5 हफ्ते पहले ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसमें निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली साहब मौजूद थे और हमारे निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब। बड़ा उन्होंने तफसील से बताया था कि इस वक्त प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम, हम क्या मसाइल इस वक्त फेस कर रहे हैं और इनको किस तरह से हमने ख़त्म करना है। क्रैकडाउन के हवाले से भी उन्होंने बात की थी। अब अगर आप 2-2.5 हफ्ते के बाद की सूरत हाल जहाँ पर हम आज खड़े हैं उसको किस तरह से देखते हैं कि कितना उस क्रैकडाउन से हमें फ़ायदा हुआ, कितना फ़ायदा हम उठा सके और सूरत हाल कुछ बेहतर नज़र आ रही है आपको? देखिए, ये पहली निगरान हुकूमत ने जो स्टेप उठाया है उसका तो मस्बत नताइज तो उसके सामने आया है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि बिजली चोरी बहुत ज़्यादा हो रही थी और लाइन लॉसेस का जो मसला था वो भी सबसे ज़्यादा संगीन था। अब देखिए, कुछ रिकॉर्ड मौजूद है कि मर्दान जैसे अजला में 50% से ज़्यादा बिजली चोरी हो रही है और 12-13 अरब की वहाँ पे रिकवरी हो चुकी है, बिजली चोरी पकड़ी गई है। ये 1 महीने से भी कम अरसे में 3 हफ्तों के बीच में शिकारपुर में 80% बिजली चोरी हो रही है। और जिस तरह अबाइस साहब भी बता रहे थे कि कोई 560 अरब के लगभग जो है आपकी बिजली चोरी हो रही है सालाना। तो ये चीज़ें तो गंभीर है, मसाइल तो मौजूद है। अब इससे जो बड़ा मसला, इससे वक्ती फ़ायदा ज़रूर होगा। आपका गर्दिशी कर्जा जो खसारा है फिर भी उससे ख़त्म नहीं होना, क्योंकि आप बिजली ख़रीद ही महंगी रही है और आपके शराइत जो है, जिस तरह हाफिज़ साहब फरमा रहे थे, आपने जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स है बिजली के, उनके साथ आपके मुआहदे ऐसे संगीन किस्म के हैं जो सिरे से नाजायज़ मुआहदे हैं। मैं बिल्कुल ये आपके इस प्रोग्राम में बिल्कुल वाज़े अंदाज में बताना चाहता हूँ कि इसमें किसी भी लॉजिक का कोई अमल दखल नहीं है जो मुआहदे किए गए हैं। इतनी लापरवाही क्यों बढ़ती गई साफ़ी साहब? उन्होंने कहा कि ये तो एग्रीमेंट पड़े ही नहीं गए। बहुत आपके प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाएगा अगर हम उन वजूहात पे चले जाएंगे। लेकिन अब हम जो आपने मसाइल के हल का पूछा है, हम उस तरफ आते हैं। जो सबसे पहला काम आपने करना है वो आपने IPPs के साथ मुआहदों पे नज़रसानी करनी है। आपने इस साल भी 2 ट्रिलियन रुपए जो है IPPs को पैसे अदा करने हैं। इस वक्त भी जो वाजिबुल अदा पैसे हैं वो 1.5 ट्रिलियन से ज़ायद हो चुके हैं। एंड ऑफ द ईयर 2 ट्रिलियन रुपए आपने अपने बजट से निकाल कर सिर्फ IPPs को देने हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप कुछ कंपनियां जो है उनके साथ आपने डॉलर पे रेट फिक्स कर दिया है।
जब तक आप कैपेसिटी पेमेंट के लांजे से नहीं निकलेंगे और आप कैपेसिटी पेमेंट देने पे मजबूर होंगे, आप कुछ भी इकदाम करें, आप ये मसला, आपका जो महंगी बिजली का मसला है वो हल नहीं होगा। और सारिफीन पे भी असर पड़ेगा, बोझ पड़ेगा। आपका जो फ्यूल बिल है जो आप डॉलर में पे करते हैं, इन IPPs का जो ज़ाहिर थर्मल बिजली पैदा करते हैं, LPG LNG से पैदा करते हैं, वो भी आपका बिल बढ़ेगा। जब तक आप इन चीज़ों को हल नहीं करेंगे, आप IPP से बैठ के बात नहीं करेंगे, आपका मसला हल नहीं होने वाला। मेरी नज़र में तो जिस तरह हाफिज साहब ने कहा, और एक सोच इससे आगे है कि अगर IPPs नहीं मानते, पाकिस्तान हुकूमत की या सारिफीन की मुश्किलात को नहीं समझते और सिर्फ वो मुनाफा ही समेटना जानते हैं, तो नेशनलाइज करने की जो पॉलिसी है उनके साथ वो अपनाई जाए। हत्ता मैं तो ये तजवीज़ दूंगा कि अगर नेशनलाइज होने से भी कंपनियां बाज नहीं आती तो कौमियानी की पॉलिसी इनके साथ इख्तियार की जाए। ये संगीन मसला है, बिजली का मसला आपकी मईशत से जुड़ चुका है, आपकी पूरी मईशत का दारमदार जो है वो बिजली पे हो चुका है। आप इसी तरह अगर महंगी बिजली खरीदेंगे तो आपकी कोई भी इकदाम जो है वो कारगर साबित नहीं होगा। और मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि IMF पे भी मुझे हैरत है कि वो गवर्नमेंट पे तो ये प्रेशर बढ़ा रहा है कि वो जो है सब्सिडी ना दे और बिजली की मद में सारिफीन को पे टैक्स लगाए, और लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है IMF की सतह पे कि IPPs के साथ मुआहदों को रिव्यू किया जाए। होना तो ये चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर IMF भी इन इदारों पे प्रेशर डाले और उनको मजबूर करे कि आप नाजायज मुनाफाखोरी बंद कर दे और नाजायज मुआहदे जो है वो खत्म करे। यानी आवाम पे बोझ डालने की बजाय इस तरह से कोई हल, ये आउट ऑफ द बॉक्स किस्म के सॉल्यूशंस है, इनकी तरफ जाना होगा। हुमायूं साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कुलर डेट के हवाले से जो हमने बात की, आपकी इकोनॉमी को डिटरमिन करता है, आपको पता चलता है कि असल सिचुएशन क्या है, किस तरह से बाहर निकला जा सकता है इस सारे चुंगल से। ये बहुत गंभीर किस्म के मसाइल हैं, आपकी नज़र में क्या हल है? नाइट, ये तो 76 सालों की हमारी जो है ना मिस गवर्नेंस और लैक ऑफ विजन जो हमारे बहुत सारे, और रशीद साहब ने भी और हाफिज साहब ने उससे पहले जो अरशद अब्बासी साहब ने भी कहा, एक जो सबसे बड़ा नुक्ता रशीद साहब ने जिसको हाईलाइट किया वो कैपेसिटी पेमेंट का था। आपकी 1991 से शुरू होते हैं IPPs की एग्रीमेंट, और उसमें इस वक्त आपकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 44,000 मेगावाट के करीब आ चुकी है। और आपकी जो पीक जो डिमांड होती है समर में, और जब बहुत ज़्यादा होती है, जब गर्मी की लहर आती है, तो 26, 27, 28 हज़ार जो है वो आपकी डिमांड होती है। लेकिन उसके साथ जो आपके इश्यूज हैं, आपकी जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की कैपेसिटी है वो 22-23 हज़ार से ऊपर नहीं गई। ठीक है, तो ये तो एक मसला है कि आप पैदावार आपकी ज़्यादा है, पैदावार आपकी महंगी है, कैपेसिटी बिल्डिंग में आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, डिमांड आपकी कम है, और जिसका असर कहाँ पड़ता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में, कि आपके रेवेन्यू कितने हैं और आपकी जो एक्सपेंडिचर कितने, और उसके बाद आपने हर साल कितने दे रहे हैं। आप 26,000 मेगावाट थर्मल से पैदा करते हैं, जिसमें ऑयल है, गैस है, कोल है, और उसके आपने 26 के 26,000 के पैसे देने हैं। मैं एक थोड़ा सा जो है ना जनरलाइज कर रहा हूँ, उसमें फिगर ऊपर नीचे हो सकता है। एक तो ये हाफिज साहब ने एक और बहुत बड़ा पॉइंट रेज किया जिसके ऊपर मैं बड़े अरसे से आपके साथ जब गुफ्तगू होती थी कर रहा था, आपकी आबादी एक बेहंगम तरीके से बढ़ रही है, उसको कोई देख नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा कि आप इस वक्त कितने हैं। आज से 10 साल पहले आपकी आबादी इससे कम थी, पिछले 10 सालों में हमने ग्रोथ रेट कितना बढ़ा, उसके मुताबिक अगले 10 से 12-15 सालों में आपकी आबादी इससे डबल हो जाएगी। 300 मिलियन, अमेरिका से ज्यादा आपकी आबादी हो जाएगी 2030 के बाद। रिसोर्सेज आपके क्या हैं उसको आप देख, अच्छा आप जितनी मर्जी अच्छी प्लानिंग कर लें, जितने अच्छे स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हो जाएं, आप कर ही कुछ नहीं सकेंगे अगर आपके जो आदाफ हैं, आपके रेवेन्यू जनरेशन की जो कैपेसिटीज हैं, अगर आपकी आबादी अचानक बढ़ जाती है, खाना कहाँ से आएगा, सीवरेज का निजाम कहाँ से आएगा, ट्रांसमिशन, तो ये एक बहुत बड़ा है। फिर जो आपके ट्रांसमिशन के इश्यूज को मैंने कहा कि ट्रांसमिशन को आपने, अच्छा फिर हमारे यहाँ जो एनर्जी कंजम्पशन के पैटर्न है पूरी दुनिया में, बावजूद उसके कि हम क्लाइमेट चेंज का बहुत जिक्र करते हैं और रोते हैं उस पर कि हमें सबसे ज्यादा नुकसान है, हम उसको ठीक करने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे। प्लास्टिक बैग की कोई कमी नहीं हो रही, आपकी जो कंजम्पशन पैटर्न है, आपके वही पुराने पंखे चल रहे हैं, वही पुराने जो है एयर कंडीशनिंग की चीजें हैं। अच्छा फिर गवर्नमेंट ने जो पिछले बजट बंद करने पे तैयार नहीं है कि हम टाइम पे बंद कर दें और सुबह टाइम पे खोल लें, आपके पास रोशनी कितनी ज्यादा, ये तो ये पैटर्न की बात हो रही है, उठा सकते हैं ना, इसी सोच को आप देख लें कि कितना इससे नुकसान। एब्सोल्युटली, मैं ये कह रहा हूँ ना कि हमारे इश्यूज ये हैं कि ना आपको एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर हम बात करते हैं, मैक्सिमम हम चीजों का इस्तेमाल करते हैं, खाने की चीजों को ले लें। अच्छा फिर आपकी गर्मी के जो मौसम के अंदर आपकी कंजम्पशन है, हम अब देखें, अब गैस हमारी, अब सर्दियां आ रही हैं, गैस के बिल बढ़ने हैं,
उसकी रीजन है कि आईएमएफ की डिमांड है कि सब्सिडी कम कीजिए और बिजली, अब आपकी जो बिजली का पैटर्न है कि गर्मियों में बिजली ज्यादा इस्तेमाल है, सर्दियों में एकदम कम हो जाएगी, लेकिन कैपेसिटी की इश्यूज ये हैं कि आपने उन आईपीपीस को उतने ही पैसे 26,000 मेगावाट के देने, पैसे कहां से आएंगे? नेशनल एक्सचेकर से आएंगे। तो ये इतने सीरियस इशू, और ये गवर्नमेंट केयर टेकर गवर्नमेंट ना तो उसका मैंडेट है ना इसको हल करने की, जिस हद ना तक उनके कर पास सकते थे टाइम वो है। कर रहे हैं उसके हवाले से, डैमेज लेकिन ये कंट्रोल long कर term रहे हैं, इस पे काम करना होगा। Absolutely, ये डैमेज कंट्रोल कर रहे ये हैं सर। 3-4 महीने 5-6 महीने में होने वाले काम नहीं है, ये साल लगेंगे तब जाके मामला दुरुस्त होंगे। इसमें इनफरादी तौर पर भी जाहिर है आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट के लेवल पर भी बहुत सारी चीज़ें वो करने की ज़रूरत है। अभी हम बात आगे बढ़ाते हैं और जो अगला टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं। पहले मुझे एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर एक वज़ारत इत्तलात का एक जो वजाहती बयान है उसके हवाले से बात करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की एक स्टेटमेंट को बड़ा मिसकोट किया गया था, गलत तरीके से वो मीडिया में उसको चलाया गया था, उसके हवाले से उन्होंने बात की है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करें। मैंने कहा मैंने फाइन आर्ट लेना है, और साहब ने सिर्फ इतना कहा था ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रोटी कमानी बड़ी मुश्किल है। आप और लाहौर यक जान दो कालब। एक तो गली है कूचे मैंने बाइसिकल पर सारे देख लिए थे, बल्कि बाद लोग शक की निगाह से देखते थे शायद इधर ही किते लुहारी च रहिंदा है। इस हद तक फाइट दो कि दूसरा थक जाए या लोग कहें कि भाई हाँ ने अपना फर्ज अदा कर। वेलकम बैक टू द शो। और नाज़रीन इस वक्त हम बात कर रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने एसोसिएटेड प्रेस को एक इंटरव्यू दिया था और उनके इस इंटरव्यू को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया और उन्होंने जो बात की उसके हवाले से हम काफ़ी ख़यासराइयाँ हुई मीडिया में, जो लोगों ने बात की। अब वज़ारत इत्तलात की जानिब से जो एक बयान आया है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि कहा यह गया था वज़ीर आज़म की जानिब से कि पीटीआई समेत तमाम जमातें जो हैं वो इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद हैं और उन्होंने किसी ख़ास शख्स के हवाले से कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की कि वो इंतखाबात में हिस्सा ना ले या नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम गैर जानिबदार तरीके से चल रहे हैं उसी तरह से गैर जानिबदारी से ही हम इलेक्शंस भी कंडक्ट करवाएंगे और किसी के हवाले से ख़ास तौर पर उनका जो है वो ऐसा एक बाइस्ड अप्रोच नहीं है। उन्होंने तजवीज़ ये की थी कि इंतखाबात में हिस्सा लेना हर एक का हक है, लेकिन जुराइम पर सज़ा कानूनी तौर पर जायज़ है, ये उन्होंने बात की थी। मज़ीद इसको मैं चाहूँगी क्या कर देंगे हाफिज़ साहब आपकी तरफ आऊँगी। एक तो मीडिया की तरफ से हम ये देखते हैं कि हमेशा जब भी कोई बड़ा कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है तो उसको मिसकोट किया जाता है, ये हमारे यहाँ एक कल्चर मौजूद है। इसी तरह से अनवारुल हक काकड़ साहब की स्टेटमेंट को भी गलत तरीके से किया गया। प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट उस वक्त सामने आया था जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से अहम इकदाम का ऐलान हुआ था कि 27 सितंबर यानी कल जो है हल्का बंदियाँ इब्तदाई उनकी फहरिस्त शाया हो रही है, उसके बाद उसकी हतमी फहरिस्त शाया होगी। तो इसी हवाले से प्राइम मिनिस्टर जो है, ये कोई पहला इंटरव्यू नहीं था एपीपी से, उन्होंने पीटीवी को भी इंटरव्यू दिया इससे पहले गैर मुल्की मीडिया से बात की और उसमें पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से सवालात के जवाब भी दिए। देखिए उनका एक ही स्टांस था और ये स्टांस शुरू से जब से वो इक़्तिदार में आए हैं, ये केयर टेकर गवर्नमेंट का मैंडेट भी यही है कि ये हुकूमत साफ शफाफ इलेक्शन के लिए आई है। इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान करेगा, उसके बाद इलेक्शन करा देंगे, तमाम मसाइल फराहम करेंगे और इसके लिए ये कोई देखिए ये मैंडेट वो मैंडेट है जो आइन ने केयर टेकर्स के लिए मुकर्रर किया है कि इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान करे और उसके बाद तमाम मसाइल फराहम किए जाएँ और इंतखाबात बर वक्त हो जाएँ और इक़्तिदार जो है मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर दी। ये है वो पैरामीटर जो केयर टेकर्स के हैं। तो इसमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए क्योंकि देखें
इसमें कोई ना तो केयर टेकर्स का वो खुद कह रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर का भी वजाहती बयान आया है कि उनका कोई फेवरेट नहीं है, कोई उनका नापसंदीदा उनकी पार्टी नहीं है। तमाम पार्टियों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जो है तैयार होगा, और जब भी इलेक्शन कमीशन ऐलान करेगा शेड्यूल का, उसके बाद तमाम पार्टियों को मुनासिब मौके टेलीविज़न पर भी और दूसरे जो वसाइल हैं गवर्नमेंट के वहाँ पर फराहम किए जाएंगे। तो गवर्नमेंट का ये एक पुख्ता आज़म है और मेरा ख्याल है इसमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए। ठीक है साफ़ी साहब, बात क्लियर हो गई। जो क्लैरिटी आई है, जो बताया गया है कि किसी ख़ास ग्रुप की हिमायत नहीं की जाएगी और ना ही हम कर रहे हैं, और किसी को इलेक्शन के अमल में हिस्सा लेने से नहीं रोका जाएगा। अब तो देखिए कैटेगरी बात तो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि वजारत इत्तलात का भी बहुत एक लंबा चौड़ा बयान इस पे आ चुका है और उस पे तमाम बातों की वजाहत की गई। वो रेफरेंस भी दिया गया कि किस कंटेस्ट में वज़ीर आज़म ने ये बात कही थी। उनके कहने का मतलब यही है कि यही था कि आईन और कानून के मुताबिक जो पार्टी एलिजिबल होंगी और जो शख्सियात एलिजिबल होंगे वो इलेक्शन लड़ने के काबिल होंगे। इलेक्शन कमीशन और आज़ाद अदलिया है पाकिस्तान में, वो जिनको लड़ने के इंतखाबात की इजाज़त देंगे उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। और जो कानून के मुजरिम होंगे, आईन के मुजरिम होंगे, ये बात उन्होंने कही भी नहीं, लेकिन मतलब इससे यही अखज़ किया जा सकता है। उन पे ज़ाहिर है, उन पे तो ये तो बच्चे को पता है कि जो आईन और कानून का मुजरिम होगा वो किस तरह इंतखाबात का में हिस्सा लेने के अहल वो बंदा या वो जमात हो सकती है। किसी जमात का नाम नहीं लिया गया, किसी जमात के बारे में किसी जमात को ना फेवरेट करार दिया गया था, ना किसी जमात पे पाबंदी की बात की गई थी। लेकिन मीडिया को चूंकि चटखारे लेने का एक शौक होता है, वो चटखारे ले के अब भी वो खबरें चल रही है। फिर सरफराज बुख्ती साहब जो पाकिस्तान के निगरान वजीर दाखिला है, उनके बारे में भी ये बयानात आए, लेकिन आज उन्होंने बड़ी वजाहत से, जब वो पुलिस लाइन इस्लामाबाद के दौरे पे थे तो मीडिया से उन्होंने बात करती हुई इस बात की वजाहत की थी कि नवाज शरीफ साहब जो है इस मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। उनका जो है उनके जो हामी है लाखों करोड़ों की तादाद में, वो उनके मुंतज़िर है। और वज़ारत दाखिला का तो लेना ही देना ही नहीं है उनकी आमद से या उनकी जो है जो उनके केसेस है। अदलिया जाने, और अदलिया का काम जो भी है, जो अदलिया का जो फैसला होगा उस पर निगरान हुकूमत जो है वो अमल दरामद कराने की पाबंद होगी। तो वो ये दोनों वजाहतें आ चुकी है, लेकिन ये बहस हमारे कहने से या आपके कहने से या पीटीवी के कहने से ख़त्म नहीं होगी। लोग फिर भी जो बाकी जो कमर्शियल मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, ये चटखारे ले के बयान करते होंगे, लेकिन शुरू दिन से इस हुकूमत ने अपने गैर जानिबदार होने का एक तासुर कायम किया है। अनवारुल हक काकड़ ऐसे वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के निगरान, जिस पे तमाम जमातों ने इत्तेफाक राय से उनका जो है उनको सेलेक्ट किया था, उनका इंतखाब किया था। तो अब मेरे ख्याल में किसी के पास ये जवाब नहीं है, उन्होंने कोई इकदाम ऐसा नहीं उठाया है जिसको हम बुनियाद बना के कह सकते कि हुकूमत जो है, निगरान हुकूमत, वो गैर जानिबदार नहीं है। गैर जानिबदारी से चल रही है। काम इलेक्शन करवाना जो है इलेक्शन कमीशन का है, और जो बाकी किसी सियासी लीडर के खिलाफ जो मुकदमात है उसका फैसला अदालत का काम है। बिल्कुल, ये बड़ी सादा सी बात है। इंतजामिया का कोई लेना देना नहीं है। केयरटेकर सेटअप के पास तो ये मैंडेट ही नहीं है। ये जो जितनी उनके खिलाफ बातें हो रही हैं कि वो किसी को रोक सकते हैं या किसी को अलाउ कर सकते हैं, उन्होंने अपने रिसोर्सेज दे के एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करना है। उसके अलावा देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी जिसने फैसले करने हैं, और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अगर उसको किसी पार्टी को उस पे एतराज है वो कोर्ट पे चले जाएं। तो ये जो केयर टेकर सेटअप जो पे इदारों की तरफ बातें से हो रही फैसले आएंगे, जाहिर है इलेक्शन कमीशन फैसला करे, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं जो अदलिया की तरफ से आएंगे तो जाहिर आपने अमल दरामद कराना है। इससे ज्यादा आपका ना मैंडेट है, ना आप उससे ज्यादा आगे जाएंगे। लेकिन नहीं, दूसरी खबरों को आप नहीं रोक सकते। सर वो कमर्शियल मीडिया की मजबूरी है, हमारी मजबूरी नहीं है। हम चीज़ों को एटलीस्ट क्लैरिटी जो है वो आवाम के सामने पेश कर सकते हैं कि ये चीज़ इस तरह से नहीं है, हकीकत क्या है। बहरहाल थोड़ा सा और बड़ी एक और अहम खबर है। कल भी हमने चाइना के हवाले से बात की थी कि पाकिस्तान से बड़े हाई लेवल एलिगेशंस वहाँ पर जा रहे हैं, और पाकिस्तान और चाइना का जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है उसमें भी बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि उसको फ़रोग़ दिया जा रहा है। सी पैक के अलावा जो चीज़ें हैं वो भी बड़ी तेज़ी से मुसलसल आगे बढ़ रही हैं। अभी जो निगरान वज़ीर इत्तलात और नशियात मुर्तज़ा सुलंगी साहब जो हैं, वो शंघाई ताउन तंजीम के ज़ेरे एहतमाम टेलीविज़न फेस्टिवल 2023 में शिरकत कर रहे हैं। बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं उनके इस विज़िट में, और
जो शेड्यूल भी थी, उसके अलावा भी जाहिर है कि जब मीडिया की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ज़रूर चीज़ें ऐसी सामने आएंगी कि जिससे ज़्यादा बेहतरी की तरफ हम ये कह सकते हैं कि मीडिया के हवाले से पहले भी हमने देखा कि पिछले दौर में भी काफ़ी काम किया गया और ख़ासतौर पर चाइना के साथ मिलकर इस पे चीज़ों को आगे बढ़ाया गया। हाफिज़ साहब, क्या कैसे देख रहे हैं आप ये नाहिद, ये चीन के शहर नानजिंग में जी फेस्टिवल चल रहा है, टीवी फेस्टिवल 2023। इसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो कर रहे हैं हमारे वज़ीर इत्तलात, निगरान वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी, उनका ये दौरा इस लिहाज से अहमियत का हामिल है कि एक तो ये है कि चाइना ने हालिया बरसों में टेक्नोलॉजी के शोबे में, ख़ास तौर पर मीडिया कम्युनिकेशन के शोबे में जो तरक्की की है, पाकिस्तान उससे भरपूर इस्तेफ़ादा करना चाहता है। वज़ीर इत्तलात के दौरे का फोकस भी यही है कि मीडिया टेली कम्युनिकेशन के शोबों को फ़रोग़ दिया जाए और उसके लिए जो ऑफ़र्स हुई हैं दोनों तरफ से, एक तो ये है कि मुश्तरका प्रोडक्शन और ट्रेनिंग के प्रोग्राम दोनों मुल्कों के दरमियान जो हैं वो टेलीविज़न की सतह पर भी और मीडिया टेली कम्युनिकेशन की सतह पर भी उन्होंने एग्री किया है, पाकिस्तान और चीन ने, कि इन शोबों में ताउन को वसअत दी जाएगी। दूसरा, उनकी आज जो मीटिंग हुई है वो रूस के नायब वज़ीर इत्तलात के साथ ही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी क्योंकि हमारे ख़ित्ते के जो हालात चल रहे हैं उसमें रूस के नायब वज़ीर इत्तलात वहाँ पर लीड कर रहे हैं अपने डेलीगेशन को और उसमें पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात के साथ जो उनकी मीटिंग है वो ख़ुसूसी अहमियत के हामिल करार दी जा रही। उसमें देखें, रूसी वज़ीर इत्तलात ने ये बात कही है कि रूस में पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामे जो हैं बहुत मकबूल हैं और पाकिस्तानी ड्रामों को बहुत कबूलियत हासिल है। तो उन्होंने ये ऑफ़र की है कि पाकिस्तानी ड्रामों को रूसी ज़बान में डब करके हम पेश कर सकते हैं और इसी तरह पाकिस्तान की जानिब से भी ये पेशकश की गई है कि रूस के जो ड्रामे हैं वो पाकिस्तान में हम अगर उनकी कोशिश की जाए और उनकी डबिंग हो जाए तो पाकिस्तान में भी उनको दिखाने के इंतजाम किए जा सकते हैं। तो दोनों मुल्कों के दरमियान टेलीविज़न की सतह पर भी और मीडिया के दीगर शोबों की सतह पर भी ताउन को वसअत देने के लिए, ताउन को फ़रोग़ देने के लिए कुछ इब्तदाई तजावीज़ जो हैं चल रही हैं। उम्मीद ये है कि इन तजावीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा और पाकिस्तान और चीन के दरमियान, पाकिस्तान और रूस के अभी बायलैटरल मीटिंग्स और भी होनी है उनकी। ठीक है। तो इन मीटिंग्स के नतीजे में मीडिया कम्युनिकेशन के शोबे में जो टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स हो रही हैं उनको हम आगे बढ़ाने में कामयाब हो सकेंगे। ठीक है साफ़ी साहब, मीडिया टेक्नोलॉजी में जिद्दत और जो मिलकर जो सारी जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं उसके हवाले से फिर ये भी कहा उन्होंने कि पाकिस्तान टेलीविज़न पर चाइनीज़ आवर जो है उसको भी शुरू करने का मशवरा दिया है कि इसमें जो चाइनीज़ मीडिया की सरगर्मियाँ हैं उसको भी फ़रोग़ दिया जाए। देखिए, ये वज़ीर इत्तलात साहब जो इस वक्त चीन के दौरे पे इंतहाई अहमियत का हामिल दौरा है और स्पेशली शंघाई ताउन कौंसिल के प्लेटफार्म के नीचे जो मीडिया का खुसूसी फोरम का जो इनेकाद हुआ है उसमें मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने बड़ी अच्छी तजावीज़ दी है और जिसकी पजीराई भी शंघाई ना सिर्फ चीन ने बल्कि शंघाई ताउन कौंसिल में शामिल बाकी ममालिक के जो मंदूबीन थे उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको सराहा है और ये वक्त की ज़रूरत है। और वैसे भी चीनी लीडरशिप की ये विज़न है कि वो सिर्फ इक़्तिसादी सतह पे ममालिक जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ इक़्तिसादी सतह पे रवाबित कायम ना रख के बल्कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट मीडिया के शोबे में, आपके बाकी जितने भी शोबे हैं तमाम शोबे में वो ताउन को बढ़ाने पे वो भी ख्वाहा है और पाकिस्तान भी ऐसा चाहता है। ये साल को सकाफती ताइफ़ों के तबादले के साल के तौर पे भी देखा जा रहा है चीन और पाकिस्तान के बीच में। हम देख रहे हैं कि सकाफती सतह पे बहुत ज़्यादा वफूद पहले भी गए हैं और मज़ीद भी जाएंगे और स्पेशली जो मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने तजवीज़ दी है कि ऑडियो विजुअल कंटेंट का जो तबादला है या जो मुश्तरका प्रोडक्शन की जो तजवीज़ उन्होंने दी है चीन और रूस जैसे शंघाई ताउन कौंसिल के जो मेंबर ममालिक के साथ, उसको काफ़ी पजीराई मिली है और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तानी जो मौजूदा लीडरशिप है उनका भी ये ख्याल और ख्वाहिश है और चीनी लीडरशिप भी ये चाहती हैं कि सिर्फ एक शोबे में दोस्त ममालिक के साथ ताउन ना किया जाए। जो भी अहम शोबे है, मीडिया का हो गया, तवानाई का हो गया, हेल्थ का हो गया, टूरिज्म का हो गया, तमाम शोबों में ताउन के लिए ये खित्ता तैयार है, तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारी
व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए, ये जिस तरह इन्होंने कहा, ये साल बड़ा अहमियत का हामिल है। एक तो इसको टूरिज्म का ईयर कहा गया, हाई लेवल एक्सचेंजेस का, उसके साथ साथ भी बेल्ट एंड रोड का जो सीपैक मेन फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, उसके 10 साल की हम एनिवर्सरी भी जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। उसके साथ साथ अभी प्राइम मिनिस्टर ने 15 से 16 अक्टूबर को चीन जाना है, सेकंड बेल्ट एंड रोड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फोरम के अंदर। हम SIFC का जिक्र कर चुके हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का UN की उनकी जो 5 दिन की जो तकरीब थी, उसमें उन्होंने मुसलसल उसके ऊपर जोर दिया। और उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है उसकी ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव का, उसके अलावा जो उनकी शेयर्ड डेस्टिनी जो सारी दुनिया की, और अब 2-3-4 दिन पहले G77 प्लस चाइना का हवाना में एक इजलास हुआ 2 दिन का, जो बड़ा एक अहमियत का हामिल है, 130 ममालिक उसका हिस्सा है। उन सारी चीज़ों का मकसद ये है कि ग्लोबल साउथ को क्लाइमेट चेंज के मसाइल हैं, ग्लोबल साउथ को जो है डिजिटल डिवाइड जो दुनिया में हो गई है, जो इंटरनेशनल गवर्नेंस के अंदर उनका हिस्सा नहीं है, तो उसमें पाकिस्तान और चाइना का, और फिर इन हाई लेवल विजिट का, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वहाँ पे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर वहाँ पे 4-5 रोज़ा ग्लोबल जो सिक्योरिटी वो है उसका करके आए हैं, IG पंजाब वहाँ पे कर गए हैं, CM पंजाब वहाँ पे थे, प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें इस चीज़ का बताती हैं कि दोनों ममालिक ने फिर अहाता किया कि इस 10 साल मुकम्मल होने के बाद अपना जो 74-75 ईयर्स का रिलेशन है उसको एक नई विगर पे लेके जाना है। और उसके लिए जो है वो प्रेसिडेंट शी का जो विजन है कि शेयर्ड डेस्टिनी है वो कैसे अचीव करनी है, वो ग्लोबल साउथ के इन ममालिक के कोलैबोरेशन के बगैर हो नहीं सकती। तो मेरा ख्याल है बहुत अहमियत की हामिल ये ट्रिप्स हैं और इसको और इंक्रीज होना पड़ेगा अगले आने वाले दिनों में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाफिज़ ताहिर खलील साहब, रशीद साफ़ी साहब और हमायूं खान मेरे साथ मौजूद थे। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हमने बात की है और आखिर में हम चाइना के हवाले से बात कर रहे थे। बड़े हाई लेवल के डेलीगेशंस हमें नज़र आ रहे हैं कि वो तबादला हो रहा है, चाइना जा रहे हैं और चाइनीज़ जो हैं वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो हैं वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और जाहिर है कि जब टेक्नोलॉजी में जिद्दत की बात होती है और जॉइंट वेंचर्स की बात होती है तो ये मीडिया के लिए बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, हमारे लिए लर्निंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं और इस तरह से मज़ीद बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।